अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सवाल है हुकूमत का, यानी नए पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। आज तकरीब हल्फ बर्दारी ही सबसे बड़ी खबर रही और जिस तरह के हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं और पाकिस्तान के हवाले से जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनकी नज़रें इसी हल्फ बर्दारी की तकरीब पर थीं। बहुत ही ज़्यादा वेल अटेंडेड तकरीब थी। इसके अंदर हमने देखा कि समाजी शख्सियात, इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, सरबराहान फ़ौज तमाम के तमाम ही मौजूद थे और जिस तरह के हवाला दिया जा रहा था कि एक बहुत तवील सफ़र रहा है, 22 साला पॉलिटिकल स्ट्रगल का पीरियड इमरान खान साहब के लिए और उसके बाद वो आज इस मनसब पे आए। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें और तवक्कुआत इससे जुड़ी हुई थी। 22 करोड़ अवाम के वो वज़ीर आज़म हैं और इस इंतखाबात का अगर जिक्र किया जाए तो 1 करोड़ 58 लाख से भी ज़्यादा वोट लेकर वो इस मनसब पे फायज़ हुए हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं कि इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद ही हमने देखा कि बहुत चहल पहल रही, बहुत हलचल रही, ब्यूरोक्रेसी में भी चेंजेस आए, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मनसब में भी चेंजेस आए और साथ ही साथ 15 फेडरल मिनिस्टर्स पर मबनी उनकी पहली कैबिनेट और 5 मुशीरों के नाम का भी ऐलान हुआ और तवक्को ये की जा रही है कि मंडे को यानी पीर के रोज़ इनकी हल्फ बर्दारी भी होगी। ये इस खबर की जो ज़राए हैं वो ऑफकोर्स फवाद चौधरी साहब हैं जो इसी खबर के हवाले से अगर देखा जाए तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कलमदान के को देखेंगे और साथ ही साथ जो बाकी लोग हैं उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे जिक्र करते चलें कराची को संवारने का, उसको आगे लेके चलने का और उसकी आवाज़ को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक पहुँचाने का जो वादा इमरान खान साहब ने किया था, इस कैबिनेट को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो वादा यकीनन सच साबित होगा क्योंकि बहुत सारे अहम मनसब पर और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी जो नाम तजवीज़ दिया जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है आरिफ अलवी साहब की, तो ऐसा लगता है कि कराची की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। दूसरी तरफ ये कि लोग कह रहे थे कि इलेक्टेबल्स और ख़ास तौर पे अपने जो अलायंसेस वाली पार्टीज़ हैं उनको साथ लेके इमरान खान साहब कैसे चलेंगे, तो उसमें भी हमने देखा कि GDA की फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, इसके अलावा MQM को भी वजारतें दी गई हैं, तो ये एक बहुत ही अहम उनके लिए फ़ैसले थे और अब देखना ये है कि कप्तान की ये टीम कैसा परफॉर्म करती है। सबसे पहले हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ हमारे कराची जनाब रिफत सईद साहब कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। हमारे साथ लाहौर से हमारे साथ शामिल होंगे अनवार हाशमी साहब और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और अनवार हाशमी साहब ऑफकोर्स हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ़ हैं। आपसे भी इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं अनवार साहब आपसे करना चाहूँ, क्या हलचल आप देख रहे हैं हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद? यही शह सुर्खियों में रहा, उनका अंदाज़, उन्होंने कौन सी शेरवानी ज़ेबतन की, उसके बाद जो अहम फ़ैसले किए गए, आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त क्या चीज़ है और ख़ास तौर पे जो कैबिनेट के हवाले से बात की जा रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये अभी भी हल्फ बर्दारी के बाद भी जो लोगों की नज़रें हैं वो उनके कल कौम के जो खिताब होगा तफसील से बेसिकली तो उस पर डिपेंड कर रहे हैं लोग कि क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या लाइन दे रहे हैं, आइंदा का लाअमल क्या दे रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा एक संजीदा नोयत का होगा और उस पर नजरें हैं। अदरवाइज़ तो जो तकरीब क्या थी, किसको बुलाया गया है, उस पर एक लंबी बहस हो सकती है। दूसरा जो संजीदा मौज़ूआत से हट के जो पब्लिक की आम एक नज़र होती है कि इमरान खान जो एक्ट करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने मैंडेट लिया और लोगों के जज्बात को बहुत ही जो है वो उभारा था कि मैं सादगी की तरफ जाऊँगा, तो एक नुक्ता ज़रूर आया है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर उनका दाखिला और जवाज़ पेश करना कि वो 4 कनाल के वाले हिस्से में रहेंगे और उस हिस्से में नहीं रहेंगे, इसको कोई पब्लिक जो आम पब्लिक है इतना अच्छा नहीं समझ रही कि पहला स्टेप जो है उस तरह की सादगी नहीं दिखाई गई जिस तरह की वो तवक्को कर रहे थे। लेकिन बेसिकली उनका प्रोग्राम होगा, एजेंडा होगा जिसकी तरफ देखा जाएगा। उसके अलावा जब बहस अब शुरू हो गई है तो वो जो काबीना तश्कील दी है उसके भी मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। एक हल्फ बर्दारी की तकरीब जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जावियों से इसको तज्ज़ियाकार देख रहे हैं। यही गुफ्तगू में कराची स्टूडियोज़ में रफत साहब आपके पास आना चाहूँगी। सबसे अहम नकात आपके लिए क्या रहे इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में? क्या चीज़ थी जिस पे आपकी निगाहें रहीं और आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज कप्तान के लिए क्या होगा? देखिए, चैलेंजेस तो उनके लिए बेपनाह हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज की तकरीब की सबसे अहम और ख़ास बात यह कि सिंधु को जिन्होंने बुलाया
उसने जिस तरीके से आर्मी चीफ जनरल बाजवा से जिस तरह इंटरेक्शन किया, फिर उन्होंने जो बातें की, यकीनन उसमें कोई मैसेज है। और ऐसा नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं या हिंदुस्तानी मीडिया जो है बहुत नेगेटिव पिक्चर पेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। यकीनन वो इंडिया की वजारत ख़ारजा से ब्रीफिंग लेकर आए होंगे, फिर उनकी यहाँ पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर हैं उनसे भी मुलाकात, इन तमाम मुलाकातों के बाद हुई है। फिर एक बड़ा अच्छा मैसेज आर्मी चीफ की तरफ से जो गया है, जो उन्होंने बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर बॉर्डर पे बात की है कि वहाँ से मैं ये कि वहाँ से लोग आएँ, और जिसको उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो मेरे ख्याल में ये यूं ही नहीं था, उनका आना बेकार नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के साथ जो किसी तरीके से बर्फ़ नहीं पिघल रही थी, बातचीत की, राब्तों की, यकीनन उनके इस दौरे के बाद, चाहे वो खिलाड़ी की हैसियत से यहाँ पर आए थे, एक दोस्त की हैसियत से आए थे, लेकिन वो बहुत सारे पैगामात लेकर गए हैं और बहुत सारे पैगामात छोड़ कर गए हैं। तो लिहाजा एक इसका पॉजिटिव पहलू तो ये, और पाकिस्तान ने बहुत गर्मजोशी से उसको यहाँ वेलकम भी किया। अमन का, दोस्ती का, भाईचारे का पैगाम वो लेके आए। आज हमें मेरे ख्याल में कमी महसूस हुई सुनील गावस्कर और कपिल देव की, जिनको भी इनविटेशंस दिए गए थे, मगर कुछ ज़ाती मजबूरियों या कमिटमेंट्स की वजह से वो आ नहीं सके। यही बात अगर मैं अमजद शुएब साहब आपकी तरफ लेके जाना चाहूँ, एक तरफ अमन और दोस्ती का पैगाम है, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आज फिर सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है इंडिया की तरफ से। तो अगर ये बात रफत साहब, अगर आप इसी को एड्रेस करना चाहें, ये क्या वजह है, अगर उमूर खारजा से वो ब्रीफिंग लेके आए, इतना अहम पैगाम लेकर आए, तो उसके बाद चीज़ें इस तरह क्यों, हमें ऐसा लगता है कि देयर मल्टीपल मैसेजेस कमिंग थ्रू? देखिए, वहाँ पर भी जिस तरह की सूरत हाल है, जो भारत का रवैया रहा है नरेंद्र मोदी के दौर में, वो आपके सामने है। तो लिहाजा हमें एक स्टेप आगे बढ़ने वाली बात, किसी तरीके से तो बातचीत शुरू हो, ये सिलसिला कंट्रोल लाइन पर रहता है, वो इंडिया की तरफ से जाहियत होती है, इसकी मजम्मत भी की जाती है, लेकिन शायद हम पुरुम्मीद इस बात से हैं कि कोई बातचीत का आगाज़ हो सके इन चीज़ों, इन सब के साथ साथ। क्योंकि आप देखें कि अगर बॉर्डर पे सूरत हाल होती भी है तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के राब्ते जो है मुनक़ता नहीं होते हैं, दोनों तरफ से बातचीत भी होती है, और फिर बिल आखिर हर आदमी यही कहता है, हर एक का यही फ़लसफ़ा है कि बातचीत और सिर्फ बातचीत, मुज़ाकरात के ज़रिए ही कोई हल निकल सकता है। तो लिहाजा आज के इस वाक़े को यकीनन तशवीशनाक है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए, पाकिस्तान का जो पॉजिटिव जेस्चर है उस हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ी मनफी बात है कि आज भी के दिन भी उन्होंने, जब पाकिस्तान मोहब्बत का एक पैगाम दे रहा है, दोस्ती का एक पैगाम दे रहा है, और आर्मी चीफ ने जो एक जुमला सिंधु से कहा कि वो अमन चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। और जिसके रिप्लाई में मेरे ख्याल में सिद्धू ने भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जुमला कहा कि ये बातें उनके लिए एक खुशी की नवीद से कम नहीं, उनको तो पूरी कायनात मिल गई। लेकिन अहम बात यहाँ पे ये है कि विक्ट्री स्पीच किया जाए इमरान खान साहब की, तो 26 जुलाई को भी उन्होंने यही कहा कि इस सर्द महरी को ख़त्म होना होगा, बर्फ़ को पिघलना होगा, हमें कश्मीर का मामला भी हल करना है, बलूचिस्तान में मदाखलत भी इंडिया की ख़त्म करनी है, लेकिन फिर भी एक नया बाब, एक नया चैप्टर इंडिया और पाकिस्तान की तारीख में खुल सकता है। अब इस दोस्ती के पैगाम को इंडिया कैसे लेता है, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि 2019 इंडिया में भी इलेक्शंस का साल होगा। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 22 साला सियासी स्ट्रगल और जर्नी का आखिरकार ये सफ़र एक बहुत ही अहम मंजिल की तरफ पहुंचा है। इसका पड़ाव इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में, इमरान खान पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म। लेकिन साथ ही साथ इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद इसमें कुछ इशूज़ तो हमारे सामने आए ही, जिस पर हम बात कर रहे थे कि नवजीत सिंह सिद्धू जो कि उनके पुराने साथी रहे, उनके इन्विटेशन पर आए, लेकिन एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनको टफ टाइम मिल रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से भी। पाकिस्तान में तो उनको खूब हॉस्पिटैलिटी दी गई, गर्मजोशी से, प्यार से, मोहब्बत से, जिसका उन्होंने बार बार जिक्र भी किया। लेकिन क्या उनके लिए अब वापसी मुश्किलात का सबब बन सकती है, क्योंकि वापस जाएंगे तो आज ही हमने देखा कि उनके पुतले भी जलाए गए, उन पर खासी तनकीद भी की गई है। हमारे साथ इस वक्त इकराम सहगल साहब भी मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब, किस तरह देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को, क्योंकि ख़ास तौर पर जिस दिन विक्ट्री स्पीच इमरान खान साहब ने की थी उस दिन भी थोड़ा हवाला दिया पाक भारत ताल्लुकात का, और इंडिया की तरफ से ऐसा लगता है ऑन द डे ऑफ इलेक्शन ही बहुत ज़्यादा एक तशवीश पाई जाती थी इमरान खान के हवाले से, ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी इंडिया देखता है कि पाकिस्तान किसी बेहतरी की तरफ जा रही है तो इंडिया रिएक्ट करता है, और अफसोस से कहना पड़ता है ये कि जहाँ पर भी आप कोशिश होती है पाकिस्तान की कि हाथ बढ़ाए, वहाँ पर इंडिया जो है उसकी रिएक्शन खराब होती है। और मोदी साहब ने तो इतना खराब कर दिया है एनवायरनमेंट को पूरा,
और इतना जहर फैला दिया है कि अब कोई भी चीज पाकिस्तान में होती है तो उसके ऊपर इंडिया उसके अंदर बोलते कि हमको जो खुशी होती है इंडिया को दुख होती है। तो ये तो बोलते ना कि एक बड़ी स्ट्रेंज किस्म की रिलेशनशिप आ गई है कि जब पाकिस्तान कोई भी फॉर एग्जाम्पल सीपैक पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रही है, इंडिया के रिएक्ट करके सीपैक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आई थिंक हमने देखा है कि पहली दफा पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है जो मे बी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इनहांस करेगी बाय सिंपली बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड हैव रन द कंट्री विद गुड गवर्नेंस। अब ये सब चीजें इंडिया तो नहीं चाहता, इंडिया तो चाहता है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज्ड हो, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो और इकोनॉमिकली बोलते ना कि और इकराम साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब 2013 के इंतखाबात हो रहे थे और उस वक्त भी इमरान खान साहब की कैंपेनिंग अपने जोरों पे थी, तो उस वक्त भारत में वो काफ़ी मकबूल तस्वुर किए जाते थे, बल्कि उनको इतनी कवरेज मिलती थी कि वहाँ के कुछ हमारे दोस्त कहते थे कि अब इमरान खान अगर भारत का इलेक्शन लड़ें तो शायद वो भी जीत जाएं। लेकिन अब अचानक रवैयों में इतनी तब्दीली क्यों आई है? ये देखिए 2013-2018 में बहुत फर्क आया ना कि मोदी की गवर्नमेंट देखिए कितने साल हो गए उनको जी। तो मोदी ने जो आप देखिए मोदी की गवर्नमेंट आने से पहले ठीक है ताल्लुकात ऊपर नीचे होते थे, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं थी मीडिया के अंदर जिस तरह थी। अब इलेक्शन डे के अंदर आप तो जिस तरह इंडियन मीडिया ने रिएक्ट किया इलेक्शन के बाद इमरान के उस वक्त, ये तो हैरानगी वाली बात है। लेकिन मैं आपको अगर नेचुरली वो जो इफेक्ट है वो पब्लिक में तो जाती है जी। तो मैं अब देखें नवजोत सिंह सिद्धू ये तो दोस्ती का एक वो था, दोस्त है उसका पुराना दोस्त है, आया यहाँ पर उसको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली जिस पर इंडिया नाराज हो गया। इकराम साहब इसमें क्या आप कुछ वजन देखते हैं कि लोगों का कहना है कि मोदी सरकार उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह के उसने भी प्रॉमिसेस किए थे, और इसकी वजह से अब क्योंकि 2019 में उन्होंने इलेक्शन में जाना है तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कार्ड जो ये यूज करते हैं वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक का करते हैं, यानी जितना हो सके पाकिस्तान को बुरा भला कहें और शायद उससे इनके वोट बैंक में इनकी मकबूलियत में इजाफा होता है। क्या आप समझते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि हिंदू बेल्ट जो है ना जिसको नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया जिसको बिहार यूपी महाराष्ट्र राजस्थान ये सब जो हिंदू बेल्ट है ना जो इंडियन बोलते हैं पंजाब हरियाणा, यहाँ पर नेचुरली इनकी वोट बैंक जो है वो एंटी पाकिस्तान रिटर्न चलती। ये ईस्ट बंगाल में नहीं चलती, ये साउथ में नहीं चलती, लेकिन इस बेल्ट में जहाँ पर बड़ी वास्ट पॉपुलेशन है यहाँ चलती है। और नेचुरली ये इसके अंदर ये बाई डूइंग दैट अपनी नाकामियां जो है वो उसको कवर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो है दिस इज अ वेरी बोलते हैं मायोपिक पॉलिसी, क्योंकि जब तक और देखें मैं दूसरी बात में बताता हूँ, लेट्स गो ऑन द अदर साइड। एक ही मुल्क है जो ऑल मुल्क में से जो नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, वो इंडिया है। अगर इसलिए वो हर वक्त वोट करता रहता है अफगान गवर्नमेंट को। ये तो एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, गेम्स में आइसोलेट कर दिया, तो ऑब्वियसली इकराम साहब लेकिन दिस इज गोइंग टू प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ बिग चैलेंज फॉर द न्यू गवर्नमेंट, और खास तौर पे इमरान खान साहब ने क्योंकि तहिया किया है कि चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। लेट्स सी हाउ ही इज गोइंग टू मैनेज दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। जी बिल्कुल जी इकराम साहब। इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक अगर इमरान इसको हैंडल करे प्रॉपर्ली तो आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज द वर्ल्ड डज नॉट रिएक्ट वेल टू व्हाट इंडिया इज डूइंग। Thank you so much for that, and you are absolutely right. After all, every challenge is opportunity with thorns on them. इसी बात को लिए चलते हैं अब हम फेडरल कैबिनेट की तरफ, जिसका इशारा दे दिया गया है, ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो गई है। मंडे तक उम्मीद की जा रही है कि ये 15 वज़रा और इनके 5 मुशीर हल्फ उठा लेंगे। रिफत साहब किस तरह देखते हैं, और ख़ास तौर पे इसमें हमने देखा कि कराची की एक बड़ी आवाज़ हमें नज़र आ रही है, एक बड़ा हिस्सा हमें नज़र आ रहा है। ये आप समझते हैं कि ये वो वादा जो करके गए थे कि कराची को उसका ड्यू शेयर मिलेगा, उसकी तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त कही, क्योंकि जब फ़रोग़ नसीम की काबीना में जो शमूलियत नज़र आ रही है वो पस मंज़र में थे, लेकिन आपको शायद याद होगा इलेक्शन के बाद जब 2-3 प्रोग्राम किए थे तो उसमें ये जिक्र बिल्कुल आया था फ़रोग़ नसीम का कि MQ में जो वजारत मांग रही है वजारत कानून वाली, वो फ़रोग़ नसीम की सूरत में उन्हें मिलेगी, और वो मिली। आपने ये भी देखा कि बहुत सारे वज़ीरों के जिस तरह नाम गो के कराची की नुमाइंदगी है,
सदर मुमलिकत का जो इंतखाब होगा उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी को उन्होंने नामजद किया, उनका ताल्लुक भी कराची से। तो जो वादे करके इमरान खान गए थे तो कुछ नज़र ये आता है कि वो यकीनन उसमें कुछ चीज़ें उस तरह की पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा साथ साथ ये कि सिंध हुकूमत भी जो है, जो मुराद अली शाह एक कॉम्पिटेंट वज़ीर आला के तौर पर अभी तक उन पर कोई इस किस्म का चार्ज नहीं है, वो काम करना चाहते हैं। अगर उन पर ऊपर से कोई प्रेशर ना हो, कोई दबाव ना हो, और यकीनन इस दफ़ा उनकी पार्टी उन्हें फ्री हैंड देगी। आपने देखा होगा कि मोहतरमा फरियाल तालपुर को ज़रा सा वो सिंध हुकूमत इसमें सिंध असम्बली में तो हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने अपनी दूसरी हमशीरा डॉक्टर अजरा पेचुओ को सामने लाए हैं, तो यकीनन वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर मुराद अली शाह साहब को ही इंतखाब किया है, वो कमिटेड भी हैं, लेकिन साथ ही साथ PTI के यानी विफाक में जो हुकूमत है उनके जो अलायंसेज हैं वो MQM के साथ हैं, वो GDA के साथ हैं। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट तो बिल्कुल रहेगा। आप उन्होंने डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा को GDA की तरफ से उनकी भी नुमाइंदगी दी है, जुबैदा जलाल की भी नुमाइंदगी उसमें। ऑलमोस्ट आप ये देखें, जुबैदा जलाल जनरल मुशर्रफ की काबीना भी हुआ करती है, लेकिन वो बलूचिस्तान के तनाजुर में उनको भी रखा, तो इस मरतबा सबका उसमें एक हिस्सा नज़र आता है। लेकिन आगे चलकर जब इंटरेस्ट क्लैश करेंगे तो यकीनन आके बात कहीं ना कहीं बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ खड़कते ज़रूर हैं, और यकीनन ये आगे चल के ऐसा होगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये लगता है। फिर एक सबसे अहम चीज़ ये कि वजारत दाखिला इमरान खान ने अपने पास रखी है। जैसा कि समझा जा रहा था कि परवेज़ खटक को दी जाएगी या कोई और होगा। वजारत दिफा के हवाले से कहा जा रहा था डॉक्टर शीरी मज़ारी होंगी, लेकिन उनके पास भी वो नहीं है। तो लिहाजा लगता ये है कि जो एक इमरान खान ने कुछ फैसले ऐसे रिवायती राइवलरीज जो हैं वो हो सकता है कि वो दोबारा सर उठाएं, खासतौर पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। उसको किस तरह हैंडल करेंगे इमरान खान साहब, ये अहम होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर पंजाब का रुख करेंगे हम ब्रेक के बाद, और वहाँ पे देखेंगे कि जो CM का मामला है वो शुरू होने से पहले ही थोड़ा मुतनाज़ा हो गया है। इमरान खान स्टिल स्टैंड्स बिहाइंड हिज नॉमिनेटेड नॉमिनी, और ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सवाल है हुकूमत का। बात कर रहे थे हम फेडरल कैबिनेट के हवाले से, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा पंजाब असम्बली का भी हाल अहवाल बात कर लें, क्योंकि ख़ास तौर पे CM पंजाब का जो नाम नॉमिनेट किया खान साहब ने वो मुतनाज़ा हो गया है। उसके हवाले से ये बात की जा रही है कि उस्मान बुज़दार किसी कत्ल के केस में मुलव्वस पाए गए हैं और उसकी तरदीद भी आई है। यहाँ तक कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये सियासी केस है। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं अनवार साहब। अनवार साहब, आप क्या कहेंगे, इसकी डिटेल्स आपके पास क्या मौजूद हैं, और क्या अभी भी आप उस्मान बुज़दार को CM पंजाब बनता हुआ देख रहे हैं? जी सिद्रा, ऐसे है कि चूँकि एक मसला था काफ़ी दिनों से कि उम्मीदवार इस वजह से नहीं मिल रहा था कि एक तो जिसको सिलेक्ट किया जाता था उसके केसेस सामने आ जाते थे, या जिनको बनाया जाना था वो या तो सूबाई असम्बली की नशिस्त हार गए हैं, या वो जहांगीर तरीन की तरह नायल हो गए हैं, या अलीम खान जैसे जो सबसे मजबूत कैंडिडेट था वो नैब की जद में आ गया है। तो बमुश्किल जब जहांगीर तरीन के कहने पे सरदार उस्मान बुज़दार को जब सिलेक्ट किया गया, तो उसके बाद जिस बनीगाला में इंटरव्यू हो रहे थे तो उसी दौरान ही मुखालिफ लॉबी जो PTI की थी, जो कि नहीं चाहते थे, उन्होंने उनके पुराने केसेस के डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके फिर वो मुख्तलिफ हलकों के जरिए जो उसको सर्कुलेट कर दिया गया। तो बुनियादी तौर पर 1998 में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई हुई, फायरिंग हुई, जिसमें 6 अफराद जो है वो जाँ बाक हो गए थे, और वो मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन मुकदमा में मुखालफिन ने ये लिखा था कि ये उस्मान सरदार उस्मान इनके वालिद और भाइयों की ईमा पर, यानी फायरिंग में उन्हें मुलव्वस करार नहीं दिया गया था, उनकी ईमा पर जो है ये वाक़या हुआ है। जिसके बाद वो केस फाइनल मरले में था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, तो इनका लेन देन हो गया और देयत की अदायगी के बाद अदालत ने बरी होने का फैसला किया। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें जी, जब ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वहाँ पे तहसील नाजिम थे, तो वहाँ कुछ ठेकों में करप्शन, और जो कमेटी थी वहाँ के इलाके की, वहाँ पे 2-3 मुलाजिमीन रखवाने की बेज़ाब्तगी के हवाले से एक रूटीन में दरख्वास्त दी गई थी। तो अभी इलेक्शन से पहले नैब ने इनको NOC दे दिया था कि वो दरख्वास्त खारिज हो गई थी, और ये अपने केसेस में क्लियर है। अब इन ये 2 पुराने केसेस को जो आपको लगता है कि ये जो पुराने केसेस हैं, और खास तौर पे इन्होंने कहा कि ड्यू डिलिजेंस PTI की तरफ
तरफ से पूरी कर ली गई थी, उन्होंने पता था, वो समझते हैं कि एक ऑनरेबल कैंडिडेट और नॉमिनी हैं उस्मान बुज़दार साहब। आप समझते हैं कि ये एक टेस्ट, एक फ्लेवर दिया जा रहा है एक तरह से कि किस किस्म की ऑपोजिशन का सामना खान साहब को रहेगा, क्योंकि इस तरह के तो मामलात हुआ करेंगे, इस तरह की चीज़ें भी तैयार होंगी, बहुत ही मंझे हुए सियासतदान उनके सामने। क्या आप समझते हैं कि इसमें ये कुछ मुखालफिन की तरफ से शरारत हुई है? नहीं, मैंने आपको इशारतन बता दिया है कि ये पीटीआई की अपनी लॉबी शरारत हुई है। बुनियादी तौर पे इमरान खान का टारगेट जनूबी पंजाब की बेल्ट है। प्राइम मिनिस्टर मियाँ वाली से है जो कि सराइकी बेल्ट और जनूबी पंजाब में आता है। वजीर खारजा उन्होंने जनूबी पंजाब से दिया है, उन्होंने वजीर आला जनूबी पंजाब से दिया है, उन्होंने डिप्टी स्पीकर जनूबी पंजाब से दिया है, उन्होंने एक और तारिक बशीर चीमा जो है वो भी जनूबी पंजाब के इलाके से मिनिस्टर दिया है। तो बहुत ज़्यादा ओबलाइज की है। अभी सूबाई का कैबिनेट बननी है तो उसको बहुत बड़ा हिस्सा देना चाहते हैं। असल इशू ये है कि जो वादा किया था जनूबी पंजाब से, अगर वो असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी के तामुन हासिल करके कानून साजी नहीं कर पाते तो उनकी कोशिश होगी कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद मैंडेट दे के हर सूरत जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। आखिरी बात मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि अलीम खान जब आउट हुए तो जहांगीर तरीन ने ये कोशिश इसलिए भी की कि उनका पार्टी ज़राए का कहना है कि एक तो उनका अपना जो नैली का केस है वो रिव्यू पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, वो उस पर भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर वो हो गए तो वो खुद भी ज़िमनी इलेक्शन लड़के वज़ीर आला बन सकते हैं। ये टारगेट की भी उनके ज़हन में है। लेकिन आज उन्होंने हल्फदारी की तकरीब में उन्होंने ये जरूर कहा कि मेरा रोल यहीं तक था, मैंने इसको हुकूमत तक पहुंचा दिया है, अब लेट्स सी कि आगे क्या होने वाला है। जी रफीक साहब, मैं कहूँगा कि कहीं दोस्त मोहम्मद खोसा साबित ना हो उस्मान बुज़दार जो है, क्योंकि वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अनवार हाशमी कि वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, वो कि वो सियासी तौर से बयान ज़रूर दे रहे हैं कि अब वो किनारा कश हो गए, कारोबार करेंगे, फार्मिंग करेंगे, आराम करेंगे, सियासत से दूर रहेंगे, लेकिन वो अभी भी उम्मीद से हैं, इस उम्मीद पर हैं कि शायद उनका चांस दोबारा बन जाए। दोस्त मोहम्मद खोसा, वो जैसे कहा जाता है कि हम सब उम्मीद से हैं। लेकिन रिफत साहब और अनवार साहब, आप दोनों से मेरा सवाल ये होगा कि चले ये तो पीटीआई के अंदर की मेरे ख्याल में मामलात हैं और ये विद टाइम मेरे ख्याल में और सूरत हाल इस तरह के इश्यूज हमारे सामने आएंगे, लेकिन PMLN की आप क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं? ऐसा तो लगता है कि उनका अपोजिशन भी काफ़ी वीक हो गया, जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब को वोट्स नहीं मिले नेशनल असेंबली में और पंजाब असेंबली भी उनके हाथ से निकल गई। अब उनकी अपोजिशन स्ट्रैटेजी क्या होगी? रिफत साहब, अगर आप पहले कहें। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि शहबाज शरीफ जो है वो अपोजिशन लीडर के तौर पर नहीं अपने आप को इमर्ज कर सके हैं अभी तक, और वो आपने देखा होगा कि जिस किस्म का उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो मफाहमत की तरफ बहुत ज़्यादा उनका झुकाव नज़र आता है। एक एग्रेसिव अकायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चाहिए कौमी असम्बली के लिए। फिर पीपल्स पार्टी ने अपने आप को जिस तरह उनसे डिस्टेंस किया है, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा आज सेनेट में चेयरमैन की तब्दीली के हवाले से भी एक कुछ मूव सुनाई दी गई है कि चेयरमैन सेनेट को, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें कहीं नजर नहीं आती। फिर उन्होंने अपने साहबजादे को वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी ही सूरत हाल अंदरूनी खाना मुस्लिम लीग नून की भी बनेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑबलाइज करना कि मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो ये चीज अब लोग पसंद नहीं करते हैं। मरियम नवाज ने अपने आप को मनवाया था, जिसके बाद उनके वालिद जब उनको आगे लेकर आए थे, वो बहुत बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकती हैं या होंगी बनिस्बत शहबाज इनके। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मेरे ख्याल में जो उन पे तनकीद है वो बिल्कुल डे वन से सेम है। उन्होंने कहा कि जी 5 सालों तक जो PMLN ने अपना रवैया रखा, तो ऐसा लगता है कि वो सर मेरी ही अब उनके लिए आड़े हाथों आ रही है और मुश्किलात का सबब बन रही है, क्योंकि कोई भी उन पे यकीन करने को तैयार नहीं है, अपने वो जो इश्यूज हैं उनको वो एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के ऑपोजिशन का आप क्या समझते हैं कि थोड़े अरसे में ये शिराजा बिखर जाएगा? देखिए, उसके अगर शिराजा बिखरता है तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा लीडर भी साथ चाहिए। मैं फिर कहूँगा ये बात कि शहबाज शरीफ लीडर नहीं हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो वो हो सकते हैं। और एक बात और एक्सपोज हो गई कि उनका सारा इमेज उनके भाई के पीछे था, उनके भाई सामने फ्रंट पे होता था मियां नवाज शरीफ, जिसकी वजह से वो आगे चल रहे थे। जब वो अकेले तन्हा नजर आए तो वो उस तरह का स्पार्क उनमें नजर नहीं आया, और उनमें सलाहियत भी नजर नहीं आती तो वो जोड़ तोड़ करके अपने साहबजादे को पंजाब में हुकूमत बनवा दें या ये इस तरह के मामलात कर लें। इस तरह की अब टीम उनके पास नहीं है। लेकिन आपकी एक बात से मैं डिसएग्री करूंगी, जो आपने कहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनका जो अपना मिजाज है वो मुफाहमत की तरफ है, क्योंकि 17 तारीख को जब हमने देखा कि मुंतखब हुए इमरान खान साहब, उसके बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज की जो एजिटेशन थी वो तो किसी और तरफ इशारा कर रही है। लेकिन अनवार साहब, आप इनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर PMLN?
देखिए, पहली तो बात ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इनको अलग करके मारा जा रहा है। ये किसी खुशफहमी में दोनों ना रहें कि ये अपने अपने कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या आसिफ अली जरदारी अपना कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। बज़ाहिर जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है उसमें इनको कोई जो मुस्तकबिल करीब में कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अगर ये दोनों मुत्तहिद होते तो सदारती इलेक्शन की कैलकुलेशन इनके हक़ में जा रही थी, जिसको अब वो लूज़ कर बैठे हैं। अभी भी हमारे ज़राए कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी एक ट्राई कर रहे हैं कि नून लीग को कैल किया जाए कि अगर वो कोई पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सामने लाते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए तो नून लीग उनको सपोर्ट करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब स्टेज जो है वो गुजर चुकी है। हमजा शहबाज को इसलिए लाया गया है, एक गैर महफूज तस्वर कर रही थी, पार्टी पहले ही ज़ेर अताब है और नवाज शरीफ जेल में है, तो वो चाह रहे थे कि अगर शहबाज शरीफ मरकज़ में जाते हैं तो हमजा जो है वो पार्टी को इंटैक्ट रखे। अगर किसी ग्रुप में से बंदा लाया गया तो पार्टी टूट सकती है। उनकी ये कोशिश थी कि हमजा को नीचे रखा जाए और मुस्तकबिल के लिए नून लीग को जितना बचा सकते हैं बचाया जाए, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही से इन्हें बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि वो पार्टी आहिस्ता आहिस्ता तोड़ेंगे और एक अगर 51% का उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया तो फिर पार्टी की जो पार्लिमानी इख्तियारात हैं वो भी दूसरे ग्रुप के पास चले जाएंगे। तो फिलहाल तो इसी लेकिन आप जो है वो नीचे रखा गया। लेकिन हमजा शहबाज ने जो ऐलान किया कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब असेंबली में सामने आया, जो PMLN से टूट के अलग हो गया और जिसकी वजह से वो समझते हैं कि स्पीकर उनकी मर्जी का ना आ सका, ये तमाम मामलात यानी वो खोज लगाना, हेड हंटिंग करना, क्या आप समझते हैं कि PMLN को इससे मजीद नुकसान होगा? नहीं, देखिए, पहली तो बात ये उनका तो कोई स्पीकर फिर भी नहीं बनने वाला था, क्योंकि आसिफ अली जरदारी के जो 7-8 वोट हैं उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं था, तो इसलिए वो पहले वो कर चुके थे ऐलान। लेकिन अब यकीनन वो नज़र तो रखे हुए हैं, लेकिन वो अगला जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन था उसमें उन 15 अरकान ने दोबारा मुस्लिम लीग नून को वोट दे दिए। तो एक तो बात साबित हुई कि चौधरी परवेज़ इलाही ने वो जो 15 अरकान थे वो काबू किए थे, डिप्टी स्पीकर जो था वो काबू उसके लिए PTI ने वो अरेंजमेंट नहीं किए थे। तो इसलिए जो है सिर्फ चौधरीयों को रोकने के लिए मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही खुद अलार्मिंग है इसके लिए PTI के लिए, क्योंकि उसने जो 15-14 अफराद का ग्रुप शो किया है कि वो वोट लेने में कामयाब हो गए हैं, तो कल को वो इतना कमज़ोर मार्जिन है PTI का कि वही 8 बंदों का मार्जिन है। तो अगर चौधरी परवेज़ इलाही मुस्तकबिल में कुछ अपना ग्रुप बनाने में कामयाब होते हैं तो वो इससे बड़ा ओहदा भी मांग सकते हैं। इंटरेस्टिंग, ये सूबाई लेवल पे भी और नेशनल असेंबली के लेवल पे भी ये स्पीकर के इलेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि लोगों ने ये भी कहा कि अपोजिशन उस वक्त तक साथ थी, PMLN से तो वोट दिलवा दिए गए खुर्शीद शाह साहब को, लेकिन जब बात आई शहबाज शरीफ साहब की तो वो बहुत पीछे रह गए। बहरहाल एक दफ़ा फिर सिंध का रुख करते हैं। रिफत साहब, आप क्या कहेंगे? पूरे पाकिस्तान में तब्दीली और चेंजेस और नए चेहरों की बात हो रही है, लेकिन सिंध में ऐसा लगता है कि लोगों ने वो जो नशिस्तें थी वो अपने ही नाम कराई हुई हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आसिफ अली जरदारी को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मुदब्बिर सियासतदान और बहुत चालाक, जिसे कह सकते हैं आप, गैर पार्लिमानी लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन एक हम बहुत समझदार और ज़ीरक किस्म का सियासतदान समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अकल पे पर्दा भी पड़ जाता है। अब वो बहुत अपनी दानिश में उन्होंने कोई स्मार्ट कार्ड खेला होगा। अब आप बताएं, अनवर मजीद की आमद, उनके साहबजादों की आमद, मतलब इन मौजूदा हालात में यकीनन वो जब यहाँ आए हैं तो कोई उम्मीद लेकर आए होंगे कहीं से उन्हें रिलीफ मिलेगा। एक रिलीफ तो उन्हें मिल गया कि जब FIA ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो उनको दिल की तकलीफ़ हुई और वो आर्ज़ाए क़ल्ब के अस्पताल पहुँच गए और वहाँ वो दाखिल हो गए। इसके अलावा जो मेरी मालूमात है वो ये भी है कि आसिफ जरदारी साहब ये चाहते हैं किसी तरीके से भी इस्टेब्लिशमेंट से उनका दरवाज़ा फिर एक बार खुले, और वो दरअसल किसी के लिए नहीं कर रहे। मियाँ नवाज शरीफ अपनी साहबजादी को सियासत में इमर्ज करने के लिए जेल काट रहे हैं। आसिफ जरदारी बिलावल का मुस्तकबिल देख रहे हैं 2023 के इंतखाबात में। वो बिलावल को इमर्ज, ये सारी मेहनत वो बिलावल के लिए कर रहे हैं। उन्हें पता था और बिलावल ने एक इमेज बनाया है। बिलावल ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया, हर हल्के ने उसे पसंद किया कि बहुत इस उम्र में बहुत तामुल से और बहुत बुर्दबारी का उन्होंने मुजाहरा किया, तो लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज हो रहे हैं। तो दोनों रहनुमा जो हैं अपनी औलादों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जैसा कि हाशमी साहब कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि सब मामला उसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह वो सोचेंगे। ये केस उनके गले में पड़ सकता है। ये केस वो एक तरफ से हुकूमत को भी बचा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा वज़ीर आला के तौर पे कैंडिडेट को लेकर आए हैं जिसको कोई इल्जाम नहीं है, मुराद अली शाह,
वो यकीनन काम भी करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये तलवार उनकी ऊपर I think लटकती that is रहेगी the आसिफ difference. जरदारी पर। रिफत साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं, मेरे ख्याल में जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस पूरे कैंपेन ट्रेल में एस्टैब्लिश किया कि उनका ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जरदारी साहब से बहुत मुख्तलिफ है। यानी वो यकीनन फ़ायदा तो उठाते हैं अपने वालिद साहब की एक्सपर्टीज़ और उनके एक्सपीरियंस से, लेकिन वो अपने आप को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और मुनफरद सियासतदान के तौर पर इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं। लेट्स सी कि आने वाला वक्त उनके लिए क्या लाता है। लेकिन अनवार साहब, आप कुछ इसमें इजाफा करना चाह रहे थे? मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि जो कल का इमरान खान का खिताब होगा वो बहुत ही मुस्तकबिल की सियासत का तयन इस सेंस में करेगा कि जो उन्होंने असम्बली में स्पीच की है वोट लेने के बाद, अगर उन्होंने वो अल्फाज रिपीट कर दिए कि मैं किसी से NRO नहीं करूँगा और मैं डाकुओं के साथ NRO नहीं करूँगा, तो इसका मतलब होगा कि मुस्तकबिल की सियासत बहुत ही जो है वो तेज़ी से रुख इख्तियार करेगी और बड़े सियासतदानों को वो गिरफ्त में लेना चाहेंगे, जिसके बाद जो एक लंबा अरसा जो है वो पीपल्स पार्टी को और नून लीग को जो है ना वो सख्त इम्तिहान का सामना बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत साहब। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो इंदिया दिया जा रहा है नौ मुंतखब वजीर आजम की तरफ से, ये बहुत अहम है कि वो किसी किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आते, उनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, NRO बिल्कुल नहीं जाएंगे और करप्शन को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एक बात जो कप्तान साहब के बारे में कही जा रही थी कि उनकी टीम का अच्छा होना बहुत जरूरी है। टीम मुंतखब हो गई है, अब देखते हैं कि ये इनिंग्स वो कैसे खेलेंगे। इसके लिए आप और मैं देखते रहेंगे एंड इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।